बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक का सबसे बड़ा इसराइल का प्लान लीक हुआ है और ये प्लान आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये इतना खतरनाक प्लान है, इतना खतरनाक प्लान है कि इसराइल की मिनिस्ट्री ने ये यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये डॉक्यूमेंट, असल में ये 15 पेजेस का तकरीबन डॉक्यूमेंट है, जिसमें से आपको एक ऑफिशियल पेज दिखा रहे हैं। ये असल में लीक हुआ है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि फलस्तीनियों को परमानेंटली फलस्तीन से निकाल दिया जाएगा। गजा के अंदर एक जगह से लेकर दूसरी जगह यानी साउथ और नॉर्थ पर, चाहे फलस्तीनियों को, सारे फलस्तीनियों को मार दिया जाए या उन फलस्तीनियों को किसी भी तर्ज पर डिस्प्लेस किया जाए, निकाल दिया जाए, जैसे तैसे करके हमने पूरे के पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लेना है। इन फलस्तीनियों को इसराइल के बॉर्डर के बाहर ले जाकर वहां टेंट और खैमे लगाकर वहां पर आबाद कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लेंगे, मस्जिद अक्सा वाली साइड पर भी जाकर ये कब्जा कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात ये है, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले अमेरिका को कहेंगे कि अमेरिका हमारे इस प्लान पर मोहर लगा दे और कह दे कि बिल्कुल ठीक है। हम दुनिया को कहेंगे कि हमने इनको तकरीबन 4-5 साल या 2-3 साल के लिए रखा है। कोई बहाना बना देंगे, कोई कंस्ट्रक्शन का बहाना बना देंगे, किसी भी तर्ज का कोई बहाना बना देंगे और उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और ये मुल्क हमारा हो जाएगा। ये इस वक्त लुब्बे लुबाब है इस डॉक्यूमेंट का, जो 15 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा तफसीली प्लान दिया गया और ये बड़ा खौफनाक प्लान है कि इसमें अगर फलस्तीनियों को मारना पड़ता है मार दे। इस प्लान के अंदर यहाँ तक भी कहा गया है कि हमने हर सूरत उनको निकालना है और जो हमारा ग्रैंड प्लान है हमने उसको पूरा करना है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपको सारी कहानी समझ आ गई है कि ये जंग क्यों छेड़ी गई है, असल मकसद इसका क्या था। और आज जो ये कैदी औरतें हैं जो हमास इनकी वीडियो जारी की है, इसका असल में कहानी का प्लान क्या था। वो प्लान ये था कि हमास ने हमला किया था, हमला इन्होंने होने दिया, उसमें इनके बंदे जो थे मारे गए, कुछ इन्होंने खुद मार दिए, बिल्डिंग्स गिरा दी। प्लान इनका ये था कि उन्होंने पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना और अब तो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हो गया और ये इतना घिनौना प्लान है। ये बिल्कुल वो प्लान है जो हदीस में हमें जाकर मिलता है कि ये पूरी ताकत से मुसलमान के इलाकों में कब्जा कर लेंगे और करते करते ये कहां से कहां तक जाएंगे। इनकी नजर मस्जिद अक्सा नहीं, हरम तक भी है। ये नापाक नजर और इरादे इनके बड़े दूर तक है। अब आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको तीसरी जंग अजीम छिड़ती नजर नहीं आ रही? आपको नहीं पता चला तीसरी जंग अजीम छिड़ रही है? उसकी वजह आप समझ लें कि सबसे पहले तीसरी जंग अजीम कैसे छिड़ेगी। इन्होंने प्लान ये किया है कि हमने गजा को तबाह कर देना है। जो लोग यहाँ से इजीली चले जाएं वो तो ठीक है, जो नहीं जाएंगे हम उनको मार देंगे, चाहे उसके लिए हमें 5 लाख बंदा मारना पड़े स्टार्ट में, फिर 10 लाख मारना पड़े। पहले इन्होंने प्लान बनाया है कि नॉर्थ से निकले और साउथ गजा में जाए। पहले नॉर्थ के अंदर पूरी तबाही होगी, हम इतनी बिल्डिंग्स गिरा देंगे, इतने लोग मार देंगे कि जो साउथ के अंदर लोग रह गए उनके ऊपर खौफ तारी हो जाए, वो इतना पैनिक में आ जाए कि इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो रोए चीखे, देखे ये क्या हो रहा है, उसको देखकर डर के मारे वो लोग चले जाए। जब हम इनको निकाल दे तो फिर हम मगरिब किनारे यानी वेस्ट बैंक के अंदर जहाँ मुसलमानों की मस्जिद अक्सा है वहां पर ये महमूद अब्बास की हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, वहां पर लड़ाई होगी, वहां पर लोगों को निकालेंगे और फिर मस्जिद अक्सा पर मिसाइल दागकर उसको शहीद कर देंगे और फलस्तीन इनका सारे का सारा हो जाएगा। अमेरिका उसको इंडोर्स करेगा, अमेरिका ही नेटो को लेकर आएगा और सारी की सारी जंग छिड़ जाएगी, हिजबुल्लाह से भी लड़ाई होगी। ये असल में उन्होंने प्लान इसमें लीक कर दिया है कि जंग बड़ी लंबी चलनी है, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और अगर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाती है तो दूसरी 6 साल चली जाए, तो तीसरी अगर 10-15 साल भी चल जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया के अंदर कोई 20-25 या 100-200 मुल्क ही तबाह हो जाएंगे ना, या सारी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। यानी 205 मुल्क है, उसमें से 150-200 भी अगर हम तबाह कर दें तो हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम छिड़नी है और वो अब ज्यादा दूर नहीं है। ये बात आप ज़हन में रख ले, हम जिन चीजों को पढ़ते थे, क्योंकि घिनौना प्लान ये है कि जब हम यहाँ पर फलस्तीनियों को निकालेंगे
تو فلسطینی جب یہاں سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد ایک لڑائی ہوگی. وہ لڑائی کے اندر حزب اللہ کا حملہ ہوگا, ایران کا حملہ ہوگا, سب کا حملہ ہوگا. پھر اس کے بعد امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر مسلم کنٹریز کی جانب سے جو ملٹری بیسز ان کو استعمال کرے گا, وہاں سے حملہ کرے گا, اور وہ ایران ان پر بیک حملہ کرے گا, مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے. لڑانے کے بعد ایک جنگ دوسری جگہ کچھ مسلم کنٹریز کو اپنے ساتھ ملائیں گے, کچھ ادھر رہیں گی. یعنی یہ انہوں نے اب تک کے سارے پلانز بنا کر رکھے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم پیدا کرنی ہے. آدھے مسلمان ہمارے ساتھ ہو جائے, آدھے ادھر ہو جائے, تو ہم ان کو بھی تباہ بعد میں کر دیں گے, ان کو بھی کر دیں گے, اور دنیا کے اوپر صرف ہم رول کریں گے. دیکھیے اس ساری صورتحال میں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسرائیل نے جو پلان بنایا ابھی تو وہ بھارت کو کر رہا ہے استعمال, لیکن مستقبل کے اندر اس نے اس کو بھی ختم کر رہا ہے, چاہے اس کے لیے اس کو 50 سال 100 سال 200 سال لگ جائے, کیونکہ ان کی کتابوں میں درج ہے کہ صرف ہم لوگ ہی رہنے کے لیے روادار ہیں دنیا میں, اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے, کیونکہ ان کے اوپر لڑائی جب ہوگی تو وہ بڑی تباہ کن ہوگی. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں, یہ لڑائی یہاں نہیں رکنے والی ہے, یہ اگلے لیول پر جا رہی ہے, یہ بڑے پیمانے پر لڑائی ہونے والی ہے. اس میں انہوں نے جو ڈیزائن کیا ہے, دیکھیے انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کئی سال لگا کر یہ چیزیں ڈیزائن کی. آپ بتائیے کہ دنیا کی ان کو کیا پرواہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا پلان ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہا, ہم نے کم از کم 6 دفعہ تو غزہ کے اندر جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوا, تو اسلام ایئر سٹرائک کریں گے, ہم سارے کا سارا غزہ ملیا میٹ کر دے, کوئی بڑا بم مار دے وہاں پر, سارے بلڈنگیں گر جائیں, سارے لوگ مر جائیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ انہوں نے اب ایک جگہ پر ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ ہم نے گیس چھوڑی ہے, اور گیس کے بعد وہاں سے کچھ دیر کے بعد وہ اتنی جب زہریلی ہو جاتی ہے تو اس میں سے پنک کلر کا دھواں نکلتا ہے. جب وہ دھواں نکلتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گیس اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہاں پر تمام کے تمام لوگ مارے جا چکے ہیں, اور یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے. اب اصل میں جو حماس نے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں, جو سرنگیں ہیں, وہ اتنی زیادہ ہے کہ کچھ کا راستہ تو اسرائیل کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے. اسرائیل ویسے تو فلسطین ہے اور اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا, تو کچھ راستہ ان کا گزرتا ہو کر, یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کچھ ایریا جو ہے وہ اسرائیل کے نیچے سے ہو کر گزرتا, تو ان کو یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر ماریں گے تو اپنے علاقوں کو تباہ کر لیں گے. اصل میں وہ اتنی کمال کنسٹرکشن انہوں نے کی ہوئی ہے, اس لیول پر جا کر کی ہے کہ وہ کنسٹرکشن سیٹلائٹ سے بھی وہ پوری طرح ڈیٹیکٹ نہیں اس کو کر سکتے. یعنی اندر تک انہوں نے ایسا کام کیا ہے جس میں انہوں نے پلان کیا ہے کہ اگر اب ہمیں سارے کا سارا غزہ فتح کرنا پڑے, ہمیں وہاں پر بڑی جنگ کرنی پڑے, تمام کے تمام مسلمانوں کو مارنا پڑے, جتنے ہسپتال ہیں سارے تباہ کرنے پڑے, سارے بچے, عورتیں, بوڑھے, تمام کے تمام معاملہ تباہ کرنے پڑے, تو کر دو. اور آخری حد اب آپ بتائیے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا پلان واضح کر دیا ہے کہ ان سب کو ہم نے نکالنا ہے صحرائے سینا میں جا کر, اور وہ وہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھیں گے, اور امریکہ سمیت بڑی طاقتیں کہیں گی کہ بالکل ٹھیک ہے. جواز ہم یہ پیش کریں گے کہ جب تک حماس سے لڑائی جاری ہے تب تک تو یہ معاملہ چلتا رہے گا, ایک دفعہ ہم ان کو نکال لیں تو زمین کا ٹکڑا تو ہمارے پاس آ جائے گا, لینڈ تو ہم لے لیں گے, اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ آئے گا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. جو ریئیکشن اب ہے وہی ہوگا, لیکن اب نظریں تو ساری اس طرف ہے کہ روس کیا کرتا ہے, کیونکہ روس نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نہیں نکالنے دینا. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ روس دیکھے گا مسلمان ممالک بھی تو کرے نا کچھ. اب ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے مسلم کنٹریز یہ بات کہتے نظر آئے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر غزہ کے لوگ یہاں سے نکل جائے, جب یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا تو واپس آ جائے. وہ واپسی کبھی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ساتھ ہی اعلان کر دیں گے کہ ابھی ہم نے اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے, یہاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, یہاں فلانا یہ وہ, اس کو ٹائم لگے گا. اس چکر کے اندر وہ اپنی کنسٹرکشن شروع کریں گے اور وہاں پر لا کر وہ اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیں گے. یہ ان کا پلان جو ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. کیا اس ساری صورتحال میں جب وہ غزہ کے اندر اتنی بڑی بمباری کریں گے تو دنیا چپ رہے گی؟ بالکل چپ رہے گی. احتجاج پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے, لیکن جو رسپانس مسلمانوں کا آنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں آیا. اصل میں ان کا پلان یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہم امریکہ کو مسلمانوں سے لڑا دیں, اور بڑی جو طاقتیں ہیں نیٹو ہے ان کو مسلمانوں سے لڑا دیں, اور ان کے ساتھ جو لڑائی ہو پھر ہمیں جا کر یہ ساری کہانی کا پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے, کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یہ اصل میں وہ تباہ کن صورتحال ہے جو آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی, کبھی یہ معاملہ سامنے نہیں آیا تھا. ہم نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غزہ کے اندر یہ معاملہ آ جائے گا. دیکھیے
हमास ने अभी हालिया क्या बात की थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमान इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने ज्यादा बेहिस हो चुके हैं मुसलमान, कि वो लोग मिलकर गजा के अंदर इमदाद नहीं पहुंचा सकते। हम उनसे क्या उम्मीद करें, उनका लेवल क्या है, उनकी औकात क्या है कि वो ये बात कर सके। उन्होंने कहा कि वो गजा के अंदर ये चीज नहीं पहुंचा सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इसराइल के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पर जो जंग करने जा रहे हैं, ये जंग उन्होंने ऑलरेडी कह दी है कि मजहबी जंग है। उन्होंने कहा कि इसराइल किसी सूरत सीजफायर नहीं करेगा, हम ये जंग नहीं रोकेंगे, हमने आगे लेकर जाना। जब नेतन्याहू ने ये बात कह दी है कि हम ये जंग रोकने ही नहीं जा रहे, चाहे दुनिया सारी हमारे पीछे आ जाए, चाहे हम जितने मर्जी लोग मार दें, उन्होंने कहा है कि इस सारी सूरत हाल में हमास के पास दो ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दे या मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना इनको। इसराइल असल में इस वक्त अगर थोड़ा सा रिलक्टेंट किसी भी वजह से है, तो वो उसके असल में जो कैदी हैं, यानी जिसमें फौजी बहुत बड़ी तादाद में है, 250-300 के करीब वो हमास की कैद में है, वो असल में किसी न किसी तरह से वापस लाना चाहता है। और वो चाह रहा है कि कोई कतर डील स्ट्राइक करवा दे, कोई मामला तय हो जाए, हम ले और उसके बाद हम इनको मारे। असल में इस वक्त उनका यही प्लान है। देखिए, कतर ने जो मामला तय करवा रहा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सारी सूरत हाल में एक तरफ बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जब इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया तो वो जितनी सारी डील हो रही थी वो सारे के सारे खत्म हो गई। अब यहाँ एक कहानी समझ लीजिए, इजराइल के बहुत सारे जो लोग हैं, वो यानी उनके फौजी भी, वो हमास की कैद में आ चुके हैं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैद में आ गए, हम यहाँ पर फ्यूल ना जाने दें, किसी तरह की कोई बात नहीं। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो समझने वाली, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लियरली मेंशन है कि फलस्तीनियों से लैंड हड़प लेना है, और उसमें अगर हमें पूरी दुनिया को मैनेज करना पड़ा तो वो हम मैनेज कर लेंगे। हमारे लोग लगे हुए हैं बड़े पैमाने पर, जैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले एक बयान आएगा जो बाइडेन का, और जो बाइडेन इस बयान को कहेगा कि हम सपोर्ट करेंगे, हम इमदाद देंगे, इनके बच्चों को पढ़ाएंगे, और यूनाइटेड नेशन एक एड प्रोग्राम जारी करेगा। उस एड प्रोग्राम के तहत फलस्तीन के लोग जहाँ पर जाएंगे हम उनको फायदा देंगे। इवन कि यहाँ तक हो सकता है ऑफर हो जाए कि इनको किसी मुल्क में जाकर सेटल करवा दिया जाए, थोड़े थोड़े मुसलमान अपने ममालिक में सारे फलस्तीनियों को ले ले, और यूं वो सारे का सारा लैंड इसराइल का हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात बता दे, जब इसराइल सारे का सारा लैंड ले लेगा तो मस्जिद अक्सा में इबादत करने किसने आना है? जब वो सारे मुसलमानों को निकाल देगा तो इबादत करने के लिए किसने आना है? जब उसे सारा लैंड ले लिया तो मस्जिद अक्सा को वो छोड़ेगा? वो मस्जिद अक्सा को गिरा देगा, वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देगा। यही तो असल में उसका प्लान है कि मैं जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दूं तो मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मेरे खिलाफ कोई बात करने वाला ना हो। ये सारे का सारा उसका प्लान है। मुसलमान कब तक उसको रोक पाएंगे? ये बात 1967 में होती तो समझ आती, अब तो मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन देखिए, ईरान कोशिश कर रहा है कि जंग को अवॉइड किया जाए, हिजबुल्लाह की भी कोशिश है, लेकिन चूंकि आज नेतन्याहू ने वाजा कर दिया, उसने कहा सीज फायर का तो आप भूल ही जाए ना, लड़ाई है, तबाही है, तीसरी जंग अजीम छिड़ती है, छिड़ जाए, हमें कतन कोई परवाह नहीं है। हमने सिर्फ ये जमीन लेनी है, ये लैंड लेना है, और इस लैंड को लेकर हमने जो 2000 साल पुराना वादा है वो असल में हमने पूरा करना है। इस वादे के तहत ही वो सारा काम करे। अब आप बताइए कि पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ कितना एहतजाज हो रहा है, यानी इतना एहतजाज हो रहा है, इतना एहतजाज हो रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में फिर भी उसने कहा है कि किसी सूरत, इसराइल ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने किसी सूरत भी ना अक़वाम मुत्तहिदा की दरखास्त को मानेंगे, ना दुनिया को मानेंगे। हमारी तरफ से ये प्यासे मर जाए, भूखे मर जाए, हमें इस बात की कतई कोई परवाह नहीं। यानी असल में उन्होंने देखना था रिएक्शन मुसलमानों का, और मुसलमानों का रिएक्शन बिल्कुल उनकी उम्मीद के मुताबिक आया है। और वो उम्मीद ये थी उनको कि मुसलमान कोई बात नहीं करेंगे, मामला तय नहीं करेंगे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो मामला इस वक्त सामने है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हालात तीसरी जंग अजीम की तरफ तो जाएंगे ही, लेकिन जो मुसलमानों का हाल होगा वो आप देखेंगे। क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा याद रखिएगा एक बात, जब कभी जुल्म को सहा है तो अल्लाह पाक की तरफ से उन पर अजाब के कोड़े बरसे हैं। और शायद ऐसा लग रहा है कि इस दफा का जो अजाब आ रहा है वो इसराइल के हाथों आएगा। क्योंकि अभी तो ये भी देखे ना, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज किस तरह इसराइल के साथ खड़े होंगे और ये क्या बयान देते हैं
اور کیا وہ غزہ کی اس بربریت جو اسرائیل